नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर उपस्थित हुए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चनों को लेकर के। ये जो क्वेश्चन है 9 जनवरी 2022 को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन का ये कुछ क्वेश्चनों का कलेक्शन है जो आपके बीच हम इस क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, कल यानी 24 जनवरी से जिन स्टूडेंट का सीबीटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का पेपर है, वो स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसके प्रत्येक क्वेश्चन को, क्योंकि आपने देखा होगा कि WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ठीक उसी प्रकार ट्रेड थ्योरी में भी क्वेश्चन रिपीट होने की 100% संभावना है। तो आप ध्यान से इसके प्रत्येक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। फिर भी कोई डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर आपको देंगे। और साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ये टोटल जितने इसमें हम लगभग जो भी इसमें हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ये 9 जनवरी 2022 में एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी। उसमें ये क्वेश्चन आए हुए थे। उन्हीं क्वेश्चनों का हमारे पास स्टूडेंट ने भेजा हुआ है, उन्हीं सब क्वेश्चनों का ये कलेक्शन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। जिनका सीबीटी एग्ज़ाम कल 24 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसमें ये क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। तो आपको इस क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है और समझना है। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो है 125 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें यह कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना कीजिए। मतलब स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्लिप इक्वल टू होता है स्टेटर गति माइनस रोटर गति। ये स्लिप का फॉर्मूला होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में अंशीय स्लिप का फॉर्मूला पूछता तो अंशीय स्लिप का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू NS, मतलब सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटा सिंक्रोनस स्पीड I इंटू 100। अगर यदि फ्रेक्वेंसी रोटर फ्रेक्वेंसी स्टेटर फ्रेक्वेंसी के पद में स्लिप कहता तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रोटर फ्रेक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इनटू स्टेटर फ्रेक्वेंसी। फिलहाल यहाँ केवल स्लिप का फॉर्मूला पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये क्वेश्चन है 126 नंबर। इसमें कह रहा है कि नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है ये NC है, नॉर्मल क्लोज। इसका जो सिंबल बनता है वो ऐसे बनता है, ये नॉर्मल क्लोज हो गया। ये जो है नॉर्मल ओपन है, मतलब इसको NO बोलते हैं। ये जो है ORL है, ओवर OLR होता है, ओवर लोड क्वाइल होती है ये वाली। और ये जो है ये ट्रांजिस्टर है, इसके साथ कैपेसिटर लगा है। तो ये पूरे सम्मिलित सर्किट को हम एचिंग सर्किट कहते हैं। अर्थात जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वो एचिंग कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एचिंग कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था
127 नंबर ये वाला क्वेश्चन, ये इसमें कह रहा है कि एसी मोटर के स्टेटर की कुल विद्युतीय डिग्री की गणना कीजिए। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू होता है 180 गुणे पोल। तो यहाँ जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, कुल विद्युतीय डिग्री इक्वल टू 180 अपान स्लॉट, गलत हो जाएगा। बी जो है ये स्लॉट में दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, मिट गया है। यहाँ टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू होता है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू होता है 180 इंटू पोल, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है। फील्ड कॉइल का जो उद्देश्य होता है वो कुंडली में फ्लक्स का निर्माण करना और ध्रुवों को चुंबकित करना होता है। ऑप्शन जो ए है, एयर गैप को फ्लक्स में बढ़ाने के लिए, गलत हो जाएगा। बी जो है मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, ये भी नहीं होगा। सी जो है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करने में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था ये 45 नंबर, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। बड़ी मशीन है तो इसके लिए जो इसका स्टेटर अर्थात इसकी बॉडी जो बनेगी, बॉडी का नहीं कहा है, बड़े डीसी जनरेटर मशीन में पोल कोर मतलब पोल किससे बनेगा, तो पोल जो होगा ये कास्ट स्टील का बनेगा। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है कास्ट आयरन जो है उसकी बॉडी बनती है, बॉडी का दूसरा नाम फ्रेम भी होता है या उसको योक भी कहते हैं। तो कास्ट आयरन जो बी ऑप्शन दिया हुआ है वो उसकी जनरेटर की बॉडी बन जाएगी। सी ऑप्शन दिया है कास्ट स्टील फील्ड पोल बनाए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन पे दिया है कास्ट स्टील जो होती है ये वाइंडिंग में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 270 नंबर, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है। डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य जो होता है वो हंटिंग प्रभाव को कम करना होता है। हंटिंग प्रभाव कम डैम्पर वाइंडिंग होती कैसे है, तो ये फील्ड पोल पे की जाती है। फील्ड पोल पे जो आर्मेचर साइड वाला पोल हिस्सा है इसमें इस पोल पे होल करके इसमें कापर की छड़ें डाल दी जाती है। हंटिंग इफेक्ट होता कैसे है, तो जब मशीन पे हम लोड घटाते बढ़ाते हैं अर्थात अचानक लोड बढ़ गया या घट गया, उसमें हमारी जो रोटर होती है वो वाइब्रेट होने लगती है। तो वाइब्रेट होगी, वही इफेक्ट जो होता है वो हंटिंग होता है। मतलब लगातार भार में परिवर्तन होने के कारण मशीन में डैम्पर वाइंडिंग होती है और डैम्पर वाइंडिंग को दूर करने के लिए हंटिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग लगाई जाती है। डैम्पर वाइंडिंग जो होती है वो पोल पे होल करके और इसमें छड़ें डाल दी जाती हैं। तो डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या हुआ, हंटिंग को प्रभाव को रोकता है। ऑप्शन जो ए है हीटिंग को रोकता है, हीटिंग नहीं, हीटिंग का मतलब होता है हीट होना, गर्म होना, ये नहीं हो जाएगा। बी जो है तांबे के नुकसान को कम करता है, ये भी नहीं होगा। सी जो है नुकसान को कम करता है, ये भी नहीं होगा। डी जो है हंटिंग के प्रभाव को रोकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था 271 नंबर, ये कह रहा है कि अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। ये चित्र में देख करके आपको अल्टरनेटर का प्रकार बताना है। ये जो प्रकार की अल्टरनेटर है ये ब्रश रहित अल्टरनेटर है, अर्थात
ब्रशलेस अल्टरनेटर है। ऑप्शन जो ए दिया है वो ब्रशलेस अल्टरनेटर, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था, ये क्वेश्चन को आप देख करके इसकी ड्राइंग को बताना है कि ये कौन सी मोटर है। आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ सप्लाई दी जा रही है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये जो है ये आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन को हम A1 A2 से रिप्रेजेंट करते हैं और आर्मेचर के ठीक समांतर में ये एक बाइंडिंग की गई है और इस बाइंडिंग के कनेक्शन को आप देख रहे हैं कि E1 E2 से डिनोट किया गया है। तो E1 E2 से जो बाइंडिंग डिनोट होती है वो शंट फील्ड बाइंडिंग होती है और यहाँ आप देख रहे हैं कि आर्मेचर के ठीक समांतर में बाइंडिंग फील्ड बाइंडिंग है। तो जिस मोटर में आर्मेचर के समांतर में फील्ड बाइंडिंग हो जाती है तो वो शंट मोटर हो जाता है। तो ऑप्शन जो ए है शंट मोटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि सीरीज मोटर की बात करता तो सीरीज मोटर में ये वाला चीज़ नहीं रहता, यहाँ पे एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो जाती, तो ये सीरीज मोटर का कनेक्शन हो जाता। और ये डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड, इसमें दोनों बाइंडिंग होंगी, सीरीज और शंट दोनों बाइंडिंग हो जाएगी। फिलहाल यहाँ इस फिगर को देख के बताना था, तो ये शंट मोटर का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था, ये 65 नंबर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। इसके लिए होता है फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ जो दिया है राइट हैंड ग्रिप रूल और राइट हैंड पॉम रूल, ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है, ये दोनों गलत हो जाएंगे, इसका भी ऑप्शन कट गया है। वैसे आप याद रखिएगा कि डीसी मोटर में करंट की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 212 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है, अर्थात सिंगल फेज इंडक्शन मशीन किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो वो लेंज के नियम पे काम करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखने वाली बात यह है कि सिंगल फेज मशीन जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। बी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो जूल का नियम, जूल का नियम जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड होता है, अर्थात हीट से संबंधित होता है और उसके लिए फॉर्मूला होता है H=I²RT, ये हो जाता है। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, अपघटन नियम जो होता है फैराडे का वो सेल और बैटरी पर लागू होता है। ऑप्शन जो डी दिया हुआ है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, यह जनरेटर या अल्टरनेटर के स्टार्ट होने या उसके प्रिंसिपल पे काम करता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये कौन सी मोटर है, ये फिगर को देख के बताना है कि कौन सी मोटर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ यह सप्लाई है, ये फेज है और ये न्यूट्रल है, फेज के साथ यहाँ पे फ्यूज लगाया गया है और सप्लाई के समांतर में ये बाइंडिंग की गई है जो ये रनिंग बाइंडिंग कहलाती है। रनिंग बाइंडिंग को हम डिनोट करते हैं E1 E2 से और सप्लाई के सीरीज में ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है और इसको हम डिनोट करते हैं Z1 Z2 से। और यहाँ एक कैपेसिटर लगाया गया है, इस कैपेसिटर के साथ कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये कैपेसिटर जो लगाया गया है वो अस्थायी रूप से है, अर्थात ये मोटर जो होगी अस्थायी कैपेसिटर मोटर होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अस्थायी कैपेसिटर मोटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये 141 नंबर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको फिगर को देख करके ये एक्स वाले हिस्से से दिखाए गए भाग का क्या नाम होता है, स्पूल रॉड होता है।
ऑप्शन जो है वो ए जो दिया है खराद का अधूरा, गलत होगा। बी जो होगा तार का चारा, ये भी नहीं होगा। सी दो तार गाइड, ये भी नहीं होगा। डी जो है स्पूल कैरियर, स्पूल वाहक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, और ये समझिए मोस्ट क्वेश्चन है, 142 नंबर। इसमें कह रहा है कि 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युतीय डिग्री क्या होगी। अभी पीछे एक क्वेश्चन का हम वहाँ पे सॉल्यूशन बताए थे, ठीक उसी फॉर्मूले पे ये भी क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री, तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू होता है 180 इंटू पोल। अब पोल यहाँ पे 6 है, 18 108 और ये एक जीरो, मतलब 1080 डिग्री का एंगल बनेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये 253 नंबर। इसमें कह रहा है कि एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ प्रति फेज की गणना करने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। अल्टरनेटर में ईएमएफ गणना करने के लिए जो फार्मूला होता है वो E = 4.44 φm, मतलब फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, इंटू फ्रेक्वेंसी इंटू टी इंटू KP इंटू KD। ये टोटल अल्टरनेटर का फार्मूला होता है। इसमें φm जो है मैक्सिमम फ्लक्स है, F जो है फ्रेक्वेंसी है, T जो है टर्न है, और KP जो है पिच फैक्टर है, और KD जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। तो यहाँ जो देख रहे होंगे आप लोग, वो डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये 254 नंबर। इसमें कह रहा है कि अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटर हो या जनरेटर हो, इन दोनों में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला का प्रयोग किया जाता है या जो सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वो फ्लोमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। तो ऑप्शन जो डी में दिया हुआ है वो फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो है ए ऑप्शन दिया हुआ है कार्क स्क्रू नियम। कार्क स्क्रू नियम जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। और बी जो है दाएं हाथ के हथेली का नियम, इसी को हेलिक्स का नियम भी हम कहते हैं। तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। सी जो दिया हुआ है फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लोमिंग का बाएं हाथ का जो नियम होता है वो मोटर इस सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो 255 नंबर। इसमें कह रहा है कि इस फिगर को देख करके आपको ये बताना है कि ये किसका है, ये अल्टरनेटर के किस भाग को दिखाया जा रहा है। तो ये जो भाग होगा वो सेलिएंट पोल टाइप रोटर होगा, क्योंकि अल्टरनेटर में दो प्रकार के रोटर प्रयोग किए जाते हैं, एक सेलिएंट होता है, एक सिलिंड्रिकल होता है। इसमें अंतर क्या होता है कि सेलिएंट जो होता है इसका जो व्यास होगा वो ज़्यादा होता है और इसकी अक्षीय लंबाई होती है वो कम होती है। तो ये सेलिएंट पोल टाइप रोटर होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है सेलिएंट पोल रोटर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर ये सिलिंड्रिकल की बात करता तो सिलिंड्रिकल ऐसे होता, ये सिलिंड्रिकल होता। तो सिलिंड्रिकल में होता है कि इसका व्यास जो होता है वो कम होता है, अक्षीय लंबाई ज़्यादा होती है। और सिलिंड्रिकल का प्रयोग हम हाई स्पीड पर करते हैं और सेलिएंट का प्रयोग हम लो एंड मीडियम पे करते हैं। फिलहाल यहाँ जो ऑप्शन होगा सी नंबर हो जाएगा। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है वो सेलिएंट पोल टाइप रोटर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 180 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, 180 नंबर। इसमें कह रहा है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, आप ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है कि 36 स्लॉट
36 क्वाइल 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए क्वाइल की संख्या प्रति कला पोल की गणना कीजिए। इसमें क्वाइल की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो क्वाइल की संख्या ज्ञात करने के लिए स्लॉट, तो स्लॉट 36 है अपान पोल 4 है इंटू फेज 3 है, तो चरतियाई 12 बरतियाई 36 यानी 3 क्वाइल होगी। कैसे? तो चरतियाई 12, ये 12 हो जाएगा, बरतियाई 36, 3 क्वाइल हो जाएगी प्रति पोल प्रति फेज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 क्वाइल प्रति कला प्रति पोल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये है वो 181 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि ये आप फिगर देख करके बताइए कि ये रिवाइंडिंग का प्रकार कौन सा है। तो इसको हम कहते हैं हाथ से लपेटना। इसका भी ऑप्शन कटा हुआ है, याद रखिएगा। जब भी ऐसा फिगर आए तो इस ड्राइंग को हम कहते हैं कि ये जो किया जा रहा है वो हाथ से लपेटना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 59 नंबर। इसमें कह रहा है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधि का नाम क्या है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये सप्लाई है, इस सप्लाई के सीरीज में एक वाइंडिंग लगाई गई है जिसको डिनोट किया गया है D1 D2 से। जब भी वाइंडिंग को D1 D2 से डिनोट किया जाता है वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, अर्थात ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। ये आर्मेचर है जो सप्लाई के समांतर में है और आर्मेचर वाइंडिंग को A1 A2 से डिनोट किया जाता है। आर्मेचर के ठीक समांतर में एक रजिस्टेंस लगाया गया है और ये रजिस्टेंस जो है वेरिएबल रजिस्टेंस लगाया गया है, अर्थात इसको हम कहेंगे आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोलिंग मेथड। तो ऑप्शन जो ए है फील्ड डाइवर्टर मेथड गलत हो जाएगा। बी जो है फील्ड टैपिंग विधि, ये भी नहीं होगा। सी जो है वोल्टेज नियंत्रण विधि, ये भी नहीं होगा। डी जो है आर्मेचर डाइवर्टर विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें कह रहा है 60 नंबर में कि डीसी फील्ड क्वाइल के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। तो डीसी मशीन की फील्ड वाइंडिंग के लिए जो वायर प्रयोग किया जाएगा वो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर होगा। तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 146 नंबर। 46 नंबर में कह रहा है कि क्यों पोल कोर स्टॉपिंग डीसी जनरेटर में पटलित की जाती है। मतलब इसमें कह रहा है कि जो लेमिनेशन होगी वो लेमिनेशन पटलित की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि एडी करंट लॉस को कम किया जा सके। यदि मशीन में एडी करंट लॉस होगा तो मशीन में हीट होगी। तो यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। और एडी करंट लॉस का दूसरा नाम जो होता है फौकॉल्ट करंट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था वो 47 नंबर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रक्रिया के लिए किस डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। शंट जनरेटर का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी किया जाता है, एक्साइटर में भी किया जाता है, लिफ्टिंग लोड में भी किया जाता है और बैटरी चार्जिंग सेट में भी किया जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर सीरीज जनरेटर का पूछता तो सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम डीसी पारेषण लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। अगर डी में सी ऑप्शन जो दिया है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग आर्क वेल्डिंग और चाप वेल्डिंग में करते हैं। और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग स्ट्रेट लाइट, रेलवे लेथ मशीन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें कह रहा है 65 नंबर में कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो करंट की दिशा जो होगी वो फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम से होगी, जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना कीजिए। तो मोटर में आर्मेचर करंट के लिए जो फार्मूला होता है वो टर्मिनल वोल्टेज के फॉर्म में पहले बताते हैं, V = EB + IA RA होता है। यहाँ से हमको आर्मेचर करंट निकालनी है तो ये इधर आएगा, अर्थात V - EB/RA हो जाएगा = आर्मेचर करंट। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये 14 नंबर, इसमें कह रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे। तो लैप बाइंडिंग में जितने पोल होते हैं उतने पैरेलल रास्ते भी होते हैं। अब इसमें 4 पोल है तो 4 पोल हो गया, तो 4 रास्ते भी हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि ये डुप्लेक्स है, तो डुप्लेक्स है तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, मतलब 4 दूनी का 8, इसमें 8 रास्ते हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि जनरेटर के ये किस भाग को दिखाया गया है। तो ये जनरेटर के जो भाग को दिखाया जा रहा है ये आर्मेचर लेमिनेशन को दिखाया जा रहा है। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये, इसमें कह रहा है कि एक्स से दिखाए गए भाग का क्या नाम है। तो ये एक्स से दिखाए गए भाग का नाम एक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, सहायक संपर्कन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो होगा ये फ्यूज होगा, ये जो होगा वो एनसी होगा, नॉर्मल क्लोज हो जाएगा, और ये जो होगा एनो होगा, नॉर्मल ओपन हो जाएगा, और ये जो होगा ओवरलोड क्वाइल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये 132 नंबर, ये जो है एसी मोटर स्टेटर बाइंडिंग के किस प्रकार को दिखाया गया है। तो ये जो बाइंडिंग दिखाई जा रही है सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग होती है, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें फिगर को देख करके आप बताइए कि ये कौन सी मोटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सप्लाई दिया जा रहा है, सप्लाई के ठीक समांतर में ये बाइंडिंग है जो रनिंग बाइंडिंग या मेन बाइंडिंग कहलाती है, और सप्लाई के सीरीज में ये बाइंडिंग है जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है। और इसमें 2 कैपेसिटर प्रयोग किए गए हैं, C1 और C2, और इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया गया है, अर्थात जब मोटर स्टार्ट होगी तो इसमें दोनों कैपेसिटर काम करेंगे। उसके बाद ये मोटर 75 से 80% जब गति प्राप्त कर लेगी, उस बाद ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा और उस कंडीशन में C1 के साथ लगातार मोटर चलती रहेगी। इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। तो जो ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था ये 216 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था। एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत की जाती है। तो कम्यूटेटर मोटर जो होती है वो रिपल्सन मोटर के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है रिपल्सन मोटर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि फिगर में दिखाए गए डीसी मोटर के किस प्रकार को
ये निरूपित करता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सप्लाई है और यहाँ आर्मेचर है और यहाँ पे D1 D2 याद रखिएगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, और E1 E2 ये है तो E1 E2 शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ठीक केवल आर्मेचर के समानांतर में शंट फील्ड वाइंडिंग लगाई गई है, अर्थात ये जो मोटर होगी वो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर होगी। ऑप्शन जो ए है वो शंट मोटर गलत हो जाएगा, बी जो है सीरीज मोटर ये भी नहीं होगा, लॉन्ग शंट कंपाउंड ये भी नहीं होगा, डी जो है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप ध्यान से इसको भी समझिएगा। ये जो है इस प्रतीक का नाम क्या है, तो ये स्टार्टर है, ये स्टार्टर का डायग्राम है और स्टार्टर के अंदर आप देख रहे होंगे कि ऐसी आकृति बनी हुई है। तो ये जो होता है ये स्टार और उसके ऊपर डेल्टा, मतलब कि ये जो स्टार्टर का टाइप है स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ऑप्शन जो ए दिया है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 71 नंबर, इसमें कह रहा है कि यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है, यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है तो ये बाइंडिंग कौन है, तो ये बाइंडिंग शॉर्ट पिच बाइंडिंग है, जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब क्वाइल पिच पोल पिच से कम है, मतलब ऐसा कंडीशन है, पोल पिच बड़ा है तो ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग हो जाएगी, जब क्वाइल बड़ी हो जाएगी तो लॉन्ग पिच वाइंडिंग हो जाएगी, और जब ये बराबर हो जाएगी तो फुल पिच वाइंडिंग हो जाएगी। फिलहाल यहाँ जो क्वेश्चन में कह रहा था कि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है, मतलब ऐसा कंडीशन है, अर्थात ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये, इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये कौन से मोटर को प्रेजेंट कर रहा है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इस मोटर में बाहर से यहाँ डीसी सप्लाई दी जा रही है, तो जिस मोटर में जिस जनरेटर में बाहर से सप्लाई दी जाती है वह सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, मतलब अलग से उत्तेजित जनरेटर। शंट जनरेटर होता है, इसमें बाहर से डीसी की आवश्यकता नहीं होती, ये सेल्फ एक्साइटेशन होता है। सीरीज जनरेटर, इसमें भी बाहर से डीसी की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सेल्फ एक्साइटेशन होता है। कंपाउंड जनरेटर, ये भी सेल्फ एक्साइटेशन होता है, लेकिन सेपरेटली एक्साइटेशन जनरेटर में बाहर से डीसी सप्लाई दी जाती है, और यहाँ आप फिगर में देख भी रहे होंगे कि बाहर से डीसी सप्लाई दी जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये 8 नंबर भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें कह रहा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर को हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, अर्थात जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन जो डी है वो ऑप्शन डी जो है यांत्रिक ऊर्जा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर रासायनिक ऊर्जा कह रहा है तो रासायनिक ऊर्जा में बैटरी हो जाएगी, और जनरेटर का जो ईएमएफ होता है वो कैसा होता है, तो कैनेटिक होता है, मतलब गतिशील होता है, तो उसमें होता है। फिलहाल यहाँ जनरेटर के लिए पूछा था कि किसमें किससे रूपांतरण करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 219 नंबर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें कह रहा है कि सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि में सी का उद्देश्य क्या है, मतलब कि इसके अगर कांटेक्ट पॉइंट पर, ये जो कांटेक्ट पॉइंट बना हुआ है इस पर कैपेसिटर लगाने का क्या उद्देश्य है। तो
यूनिवर्सल मोटर में कांटेक्ट पॉइंट पर कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य यह होता है कि इस कांटेक्ट पॉइंट पर स्पार्किंग को समाप्त करना, अर्थात कांटेक्ट पॉइंट पर स्पार्किंग को समाप्त करने के लिए ही हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन जो ए है वो निरंतर गति बनाए रखना गलत हो जाएगा। पावर फैक्टर सुधार के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का पावर फैक्टर इंप्रूव करना हो उसके समांतर में कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। ओवरलोडिंग से बचाना, ये भी नहीं होगा। डी जो है संपर्कों में स्पार्क को कम कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, समरसीबल पंपों में रीबाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? तो समरसीबल पंप में रीबाइंडिंग के लिए पीवीसी कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 69 नंबर, ये इसमें कह रहा है कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो, दोनों में ईएमएफ गणना करने के लिए जो फार्मूला होता है वो EB इक्वल टू फाई ZNP/60A होता है। EB जो है वो बैक ईएमएफ होता है, फाई जो है फ्लक्स है, Z जो है चालक की संख्या है, N जो है वो गति है, P जो है पोल है और A जो है समांतर रास्तों की संख्या है। तो यहाँ आप देखिए जो ऑप्शन है सी ऑप्शन 5ZNP/60A, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर में देख करके 70 नंबर में ये कह रहा है कि ये किसका फिगर है? ये जो है ये ग्राउलर है, ये H टाइप ग्राउलर है और इससे हम 3 प्रकार के टेस्ट करते हैं, AC और DC दोनों मशीनों में। तो AC अगर मशीन होती है तो उसमें आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग करते हैं, अगर DC मशीन है तो उसमें बाह्य ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। ग्राउलर से हम 3 प्रकार की टेस्टिंग करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और ग्राउंड टेस्ट। तो ये जो है ना ये DC मशीन के लिए है, क्योंकि इसके आर्मेचर को इसी पे रख करके हम टेस्टिंग करते हैं। तो ये केवल बताना था कि ये फिगर देख करके बताना था कि ये कौन सा उपकरण है, तो याद रखिएगा ये ग्राउलर है। यहाँ ध्यान दे 135 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या होता है? 3 कला में 3 कला यानी टोटल जो मैकेनिकल डिग्री होती है वो 360 डिग्री होती है, और 3 फेज के लिए कह रहा तो 3 से इसमें भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 0, अर्थात 3 कला वाइंडिंग में तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री पर स्थापित होती हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो 90 डिग्री। सिंगल फेज मशीन में रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए नहीं होगा। बी जो है 120 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें जो वाइंडिंग होगी आपस में 120 डिग्री पर स्थापित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें 136 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स से दिखाए गए भाग का नाम क्या है? ये जो है ये रोटर है, और रोटर में भी ये रोटर कौन है? तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर है, और इसमें जो एक्स से दिखाया गया भाग है वो स्लिप रिंग है। जो स्लिप रिंग है इसके शाफ्ट पे स्थापित है, तो ऑप्शन जो होगा डी सही हो जाएगा, स्लिप रिंग। और ये जो होगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था 11 नंबर, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। इसमें कह रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? गतिशील रूप से, तो गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का फार्मूला जो होता है F बराबर IBL साइन थीटा या QVB साइन थीटा, ये दोनों फार्मूले होते हैं। ऑप्शन यहाँ देखते हैं तो ऑप्शन जो होगा
सी ऑप्शन में देखिए BL भी साइन थीटा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों जिन स्टूडेंट का कल यानी 24 जनवरी को पेपर ट्रेड थ्योरी का है, इस क्वेश्चन को ज़रूर आप देख करके जाइएगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो इस वीडियो से आपको क्वेश्चन ज़रूर रिपीट मिलेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, इसलिए पेपर देने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख करके जाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।